नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। गुजरात में मोदी के हैट्रिक लगाने के हैं आसार। राज्य में आज आखिरी दौर के दंगल में 70% वोटिंग हुई। वोटिंग के दौरान आज तक और ओआरजी ने जो सर्वे किया है उसके मुताबिक बीजेपी की वापसी तय लग रही है। कांग्रेस को घाटा है और केशुभाई पर भी कोई खास असर उनका नहीं दिख रहा है। केशुभाई का असर नरेंद्र मोदी पर नहीं दिख रहा है। सीधे चलते हैं सईद अंसारी के पास आज तक ओआरजी अनुमान देखने के लिए। सईद। धन्यवाद अंजना। जैसा नरेंद्र मोदी का आत्मविश्वास दिखाई दे रहा था, गुजरात की जनता ने एक बार फिर से नरेंद्र मोदी को चुन लिया है। आज तक ओआरजी का यह अनुमान है, हैट्रिक लगा चुके हैं नरेंद्र मोदी अनुमान के अनुसार। हालांकि इस पर मुहर लगती है या नहीं यह पता चलेगा 20 तारीख को जब नतीजे आएंगे। लेकिन अगर ओवरऑल हम बताएं आपको, सबसे पहले तो गुजरात में 182 जो सीटें हैं उस पर अगर वोट परसेंटेज की बात करें तो बीजेपी को यहां पर साफ तौर पर 45% वोट मिलते हुए नजर आ रहे हैं आज तक ओआरजी के अनुमान के अनुसार। हालांकि ये प्रतिशत जो है, वोट परसेंटेज जो है बहुत ज्यादा नहीं है 2007 के मुकाबले, लेकिन कांग्रेस को 38% वोट यहां पर मिल रहे हैं। सीटें उसकी कमी हुई है, हम सीटों पर भी जाएंगे। गुजरात परिवर्तन पार्टी यानी कि केशुभाई पटेल ने जो नई पार्टी बनाई थी बीजेपी से अलग होकर, 4% वोट उन्हें मिल रहे हैं और अन्य के खाते में जा रहे हैं 12% वोट। लेकिन अब इन वोट्स को अगर कन्वर्ट किया जाए सीट्स में तो किस तरह से विधानसभा नजर आती है, और यह है बीजेपी का सबसे बड़ा दाव, यह है मोदी की हैट्रिक की तरफ बढ़ता हुआ उनका कदम। यानी कि 118 से 128 सीटें, पिछली बार 117 सीटें थी बीजेपी के पास, नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री बने थे, और इस बार वो अपनी सीटों में इजाफा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जबरदस्त नुकसान कांग्रेस को, 59 सीटें कांग्रेस के पास 2007 में थी, 50 से 56 सीटें इस वक्त कांग्रेस को इस बार आज तक ओआरजी के सर्वे में मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। और 1 से 2 गुजरात परिवर्तन पार्टी की सीटें, जो कि ज्यादा कमाल केशुभाई पटेल की तरफ से हमें दिखाई बिल्कुल भी नहीं दे रहा है। ऐसी उम्मीद की जा रही थी, ऐसा कहा जा रहा था कि बहुत बड़ा नुकसान बीजेपी को केशुभाई पटेल करेंगे, लेकिन कांग्रेस को नुकसान हुआ है। लेकिन सौराष्ट्र की बात कर लेते हैं। एक महत्वपूर्ण, सौराष्ट्र में 2 सीटें केशुभाई पटेल को मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, 1 से 2। अगर सौराष्ट्र की बात करें तो 48 सीटों का यहां पर हम जिक्र कर रहे हैं, जिसमें आज 6 कच्चे की सीटें थी वो नहीं है, हम आपको बता दें। और वो वोट परसेंटेज के हिसाब से 42% वोट सौराष्ट्र में बीजेपी को मिले हैं, नरेंद्र मोदी को मिले हैं, और 33% वोट मिले हैं कांग्रेस को। इसके अलावा गुजरात परिवर्तन पार्टी जो है वो वोट परसेंटेज में 12% वोट ले जा चुकी है। लेकिन अगर यहां सीटों की बात करें तो 36 से 38 सीटें एक बार फिर से मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, लगभग कमोबेश वही स्थिति 2007 वाली। लेकिन कांग्रेस को जबरदस्त नुकसान, 8 से 9 सीटें मिल रही हैं, पिछली बार 2007 में 13 थी, और 1 से 2 यहां पर केशुभाई पटेल को। तो यह है स्थिति। एक बार हम फिर से कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी गुजरात में लगाने जा रहे हैं हैट्रिक, गुजरात के बनने जा रहे हैं सरदार। ओवर टू यू अंजना। बिल्कुल सही। तो इंडिया आज तक और ओआरजी का अनुमान यही कह रहा है कि नरेंद्र मोदी एक बार फिर से गुजरात की सत्ता पर काबिज होंगे। लेकिन इस वक्त बड़ी खबर जो राज्यसभा से आ रही है उसका रुख करते हैं। प्रमोशन में आरक्षण बिल पास। जी हां, प्रमोशन में आरक्षण बिल राज्यसभा में पास कर दिया गया है। बहुत मुश्किल हालात पैदा हो गए थे क्योंकि समाजवादी पार्टी अड़ी हुई थी। समाजवादी पार्टी ने, देखिए, बिल के पक्ष में कुल 184 वोट गए हैं। आंकड़े नहीं थे सरकार के पास। सरकार इस वक्त राज्यसभा में इस स्थिति में नहीं थी वो बिल को पास कराए। एसपी ने लगातार इसका विरोध किया था। एसपी ने बीते दिन यह आरोप भी लगा दिया था कि सरकार सीबीआई के जरिए उन्हें ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही है ताकि वो प्रमोशन में आरक्षण बिल में सहयोग करे सरकार का। ऐसे में बड़ी कामयाबी मानी जा सकती है फ्लोर मैनेजमेंट की, जिसमें प्रमोशन में आरक्षण बिल पास हो गया। 184 वोट पड़े हैं पक्ष में बिल के। आंकड़े कम थे, 15 सांसद राज्यसभा में बीएसपी के हैं और कांग्रेस के भी। कुल मिलाकर जब आंकड़े होते हैं तो बहुमत में सरकार वहां पर नहीं होने की वजह से दिक्कतों का सामना सरकार को जरूर करना पड़ा होगा। अब वापस बात गुजरात की करते हैं। अनुमान मोदी की बढ़त का है और खुद मोदी को भी भरोसा है जीत का। जी हां, आज तक ओआरजी अनुमान भी यही कह रहा है, पोस्ट पोल भी यही कह रहा है। इसीलिए आज जब वो वोट देने पहुंचे, नरेंद्र मोदी जब वोट देने पहुंचे विजय के निशान के साथ, हालांकि कांग्रेस को मोदी की यह हरकत पसंद नहीं आई। बढ़ी हुई धड़कन, ढेर सारी उम्मीद, थोड़ा सा संशय,
लेकिन अंदर जो चल रहा है वो चेहरे पर आ ही जाए तो क्या नरेंद्र मोदी, कसक को धकेला पीछे और ठसक चमचमा उठी चेहरे पर। यह नरेंद्र मोदी का काफिला है। मणिनगर की सियासी मिल्कियत पर तीसरी बार दावेदारी कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, लेकिन यह शहर तो बहाना है, सूबे पर निशाना है। मोदी वोट देकर बाहर निकले तो खिल रहे थे, और मोदी जब खिले हुए नजर आते हैं तो अपने आप को खोल भी देते हैं। पहले स्याही दिखाई और फिर सियासत की चादर फैला दी। जैसे मतदान भारी होगा वैसे विजय भी भव्य होगा। जब तक मोदी बोलते रहे उनकी उंगलियां हवा में अटकी रही विजय की मुद्रा में, वैसे विजय तो अभी इंतजार का नाम है। मोदी की शख्सियत पर जितना विवाद है, उनकी लोकप्रियता उतनी ही निर्विवाद। आए तो थे सन्नाटे में, लेकिन जाने से पहले शोर मच गया। क्योंकि पहली बार दुनिया में 3D टेक्नोलॉजी का उपयोग विश्व में कहीं पर भी नहीं हुआ है, और लोक शिक्षा का इतना सक्षम माध्यम इस चुनाव में उपयोग करना, ये अपने आप में गुजरात का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। पूछा गुजरात की गद्दी पर तीसरी बार काबिज हुए तो दिल्ली कूच करेंगे क्या, लेकिन मोदी को जवाब देने से ज्यादा सवालों को टालने का हुनर आता है। आप भी सुन ही लीजिए कि मेरे गुजरात के बंधुओं के लिए कमिटेड हूं, मैं उनके लिए जीता हूं, और मैं मानता हूं मैं जो गुजरात में कर रहा हूं वह भी देश की ही सेवा है। गुजरात देश का हिस्सा है, गुजरात देश के बाहर नहीं है। प्रमोशन नहीं चाहते अब कि दिल्ली जाकर के बैठे प्राइम मिनिस्टर। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। एक आखिरी सवाल। मतदाताओं की मंडली से निकलने से पहले मोदी अपने होने का निशान छोड़ गए, और गए तो ऐसे गए जैसे ये जाना नहीं, आना है तीसरी बार। अब कांग्रेस तमतमाई हुई है, कह रही है अपनी सियासत के सामने मोदी ने संहिता को पीछे छोड़ दिया। शिकायत की है कि मोदी पर कार्रवाई होनी चाहिए। अपनी गाड़ी से बाहर निकल के कई तरह के सिग्नल भी दिए और लोगों को इंस्टिगेट भी किया, और वायोलेंस करने के लिए भी उन्होंने ये जो वहां बड़ी मात्रा में भीड़ अपने कार्यकर्ता को इकट्ठी करके उन्होंने किया। इसलिए हमने डिमांड की है कि मुख्यमंत्री के सामने एक्शन लेना चाहिए। कांग्रेस ने मोदी को व्यवहार का पाठ पढ़ाया तो बीजेपी बिगड़ गई। कहा अब क्या मोदी को कांग्रेस से ये सीखना पड़ेगा। विजय रूपानी बाहर निकले, बोले कहां मोदी और कहां बाकी। ये तो सिक्योरिटी का सवाल था, जेट सिक्योरिटी है इसलिए काफिला उनके साथ है, बाकी उसमें कोई मौजूद नहीं है। मोदी का वैसे ही प्रभाव है, प्रभाव दिखाने की आवश्यकता नहीं है। अब वोट का बाजार छट गया है और विवेक के फैसले का इंतजार है। जनता का विवेक, जनतंत्र का विवेक, एक बूंद स्याही के दम पर सियासत को बदल देने या जारी रखने का विवेक। अशोक सिंघल, मणिनगर, आज तक। बात दिल्ली में चलती बस में गैंगरेप की सनसनीखेज वारदात की करते हैं। पुलिस ने कल रात हुई गैंगरेप की वारदात में इस्तेमाल बस नोएडा से जब्त कर ली है, और बताया जा रहा है कि वो स्कूल बस है। पीड़ित लड़की अभी अस्पताल में वेंटिलेटर पर है, लेकिन चारों आरोपी फरार हैं। पुलिस को जवाब देते नहीं बन रहा। दिल्ली में हैवानियत की शिकार हुई लड़की इसी बस में रविवार की रात 9:30 बजे अपने दोस्त के साथ सवार हुई थी, लेकिन ये बस मुनीरका से द्वारका नहीं, हैवानियत के सफर पर ले गई। बस में सवार 4 हैवानों ने लड़की के इंजीनियर दोस्त को लोहे के रॉड से पीटा और फिर मेडिकल छात्रा के साथ चलती बस में किया सामूहिक बलात्कार। 9 बजे से लेकर के 9:30 बजे के बीच में मेरा भांजा अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर के उसको घर पहुंचाने जा रहा था। इस बीच में व्हाइट कलर की बस थी, लग्जरी बस थी, जिसमें मेरा भांजा और लड़की दोनों एक साथ बैठे। पहले से ही 5 से 7 की संख्या में वहां से बस का स्टाफ मौजूद था। मुनीरका में खड़ी चार्टर्ड बस में पहले से 7-8 लोग सवार थे, लेकिन सारे मुसाफिर महज 10 मिनट बाद बस से उतर गए। आरोप है कि इसके बाद बस के 4 स्टाफ ने लड़की से छेड़खानी शुरू कर दी और विरोध करने पर लड़की के दोस्त को लोहे के रॉड से पीटा और हाथ पैर बांध दिए। बस में सवार चारों दरिंदे लड़की को ड्राइवर के कैबिन में ले गए और हवस का शिकार बनाया। अब देखिए, एक चार्टर्ड बस राजधानी के पॉश इलाके का सीना चीर कर चलती रही और उसमें बलात्कार होता रहा। चारों बलात्कारी मुनीरका से वसंत विहार होते हुए बस को महिपालपुर फ्लाईओवर तक ले गए और महिपालपुर में रात के करीब 11:30 बजे मेडिकल छात्रा को फेंककर
फरार हो गए। महज 8 किलोमीटर के इस सफर ने पूरी राजधानी का भरोसा हिलाकर रख दिया, जिसे शायद दिल्ली की स्मार्ट पुलिस 8 जन्म में भी हासिल ना कर पाए। हमारी अपनी कोशिश है, हमारे पास जो लीड्स हैं हम उन पर काम कर रहे हैं और एज यूजुअल मैं आपको आश्वासन देना चाहूंगी कि हम जल्द से जल्द इस केस को क्रैक कर देंगे। जाहिर है इस केस के बाद दिल्ली पुलिस के वो तमाम दावे झूठ साबित हो गए जो वो दिल्ली में महिलाओं के लिए करती रही है। छात्रा को नाजुक हालत में दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया, लेकिन देश की राजधानी में इस वारदात ने प्रशासन पर सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं। सवाल यह है कि आखिर अपराधियों में खाकी वर्दी का खौफ क्यों खत्म हो गया है और पुलिस की पेट्रोलिंग किस काम की है। प्रमिला दीक्षित, अनुज मिश्रा और हरदीप लश्करी के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। पुलिस हमेशा की तरह पड़ताल कर रही है, लेकिन असल सवाल बना हुआ है, क्या दिल्ली के लोगों को, खास तौर पर यहां की लड़कियों को घर के बाहर सुरक्षा कभी मिल पाएगी? देश की राजधानी दिल्ली की 8 किलोमीटर लंबी सड़क पर 2 घंटे में जो कुछ हुआ उस पर दुख कम, गुस्सा ज्यादा आता है। महज 4 लोगों ने मिलकर दिल्ली को शर्मसार कर दिया। इसे पूरे देश के लिए नजीर होना चाहिए। वहां कानून व्यवस्था का एक पल के लिए नामो निशान नजर नहीं आया। जिस वारदात ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है, उस पर सूबे की मुखिया शीला दीक्षित रटी रटाई प्रतिक्रिया दे रही हैं और विपक्ष पूछ रहा है, दुनिया में दिल्ली कौन सा मुंह दिखाएगी? मुझे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने बताया है कि उनका लाइसेंस तुरंत कैंसिल कर दिया गया है। इसका अलावा जो उचित कार्रवाई वो करनी पड़ेगी, सख्त से सख्त कार्रवाई, न केवल इस व्हाइट लाइन बस के ऊपर, लेकिन फ्यूचर में भी ऐसे कुछ कांड न हो, इस तरह के हादसे न हो पाए, इस पे भी हम देखेंगे। दिल्ली फिर से एक बार शर्मसार हुई है। शीला दीक्षित मुख्यमंत्री हैं, सोनिया गांधी जी केंद्र में वहां पर हैं, कृष्णा तीरथ यहाँ पर मंत्री हैं और आलूवालिया भी वहां पर इसको वो भी देख रहे हैं। परंतु सब होने के बाद महिला आयोग है, सब महिलाएं, परंतु दिल्ली में लगातार रेप के मामले बढ़ते चले जा रहे हैं। विकलांगता को अभिशाप ना मानकर कुछ कर गुजरने के जज्बे ने ही एस रामकृष्णन को अमर सेवा संगम को स्थापित करने की इच्छा शक्ति दी। एसआर जिंदल प्राइज 2012 की मानव जाति के अनुकरणीय सेवा कैटेगरी में अमर सेवा संगम को सम्मानित किया गया है। इस साल एसआर जिंदल प्राइज 2012 की मानव जाति की अनुकरणीय सेवा कैटेगरी में अमर सेवा संगम को 20 लाख रुपए की धनराशि से सम्मानित किया गया है। इनमें वो उम्मीद है, वो जज्बा है जो इन्हें असहाय होने के बावजूद अपने सपनों को पूरा करने की हिम्मत देता है। विकलांग लोगों की मदद के खास उद्देश्य के साथ 1981 में अमर सेवा संगम की स्थापना हुई। ये संस्थान है ही उन लोगों के लिए जो बेशक शारीरिक रूप से विकलांग हो, लेकिन उनके सपने अब भी लंबी उड़ान भरने का मादा रखते हैं। Lot of people with these physical disability conditions have come up in life and leading a very successful career. पिछले 30 साल से विकलांगों की मदद करता आ रहा यह संस्थान विकलांगों को पुनर्वासित करने के साथ साथ उन्हें गौरव और गरिमा के साथ जीविका प्रदान करता है। Many of the children whom we have developed in our organization, they have been developed very well and have been very successful in their life. They are even breadwinners. Those who were considered to be the burden in the family are now the breadwinners in the family. अमर सेवाश्रम संघ ने उन लोगों का नजरिया बदल डाला है जो विकलांगता को अभिशाप मानते हैं। इस संघ ने बता दिया है कि इंसान अगर चाहे तो कुछ भी हासिल कर सकता है, चाहिए तो बस दृढ़ निश्चय और जिंदगी में आगे बढ़ने का जुनून।